हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। कैसे हैं आप सभी। विज्ञान की क्लास है जो कि कक्षा 8वीं की विज्ञान है और एमपी बोर्ड के जो सरकारी स्कूलों में आवंटित एनसीईआरटी या एसईआरटी दोनों से कंबाइंड जो पुस्तक है उसका मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। कक्षा 8 की, याद रखना, कक्षा 8 की विज्ञान की, ठीक है, कक्षा 8 साइंस का, और चैप्टर है हमारा 5 नंबर का। ठीक है, जो पाठ है वो है 5वां, जिसका नाम है पौधों और जंतुओं का संरक्षण। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करना है। यहाँ पे रिक्त स्थान को तो नहीं लिखा है पर इसको पढ़ लेते हैं। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। तो ये इसमें हमारा खाली स्थान पूरा हो जाएगा। दूसरा है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को स्थानिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, स्थानिक स्पीसीज कहते हैं। तीसरा है जो ग है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा खाली स्थान फिलअप हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, कि निम्नलिखित प्रश्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका पहला है का, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षण से क्षेत्र। तो इसका उत्तर है हमारा का इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले वन्य प्राणी उद्यान को देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से वन्य प्राणियों जंतुओं को शिकार और अन्य खतरों से बचाया जाता है तथा उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसके आगे है, इसका प्राथमिक उद्देश्य वन्य जीवों को सुरक्षा और उनके रहने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करना है। उदाहरण के लिए पचमढ़ी अभयारण्य एक वन्य जंतु अभयारण्य है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पे, जिसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए नियमित एक विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें वन्य जीवों के साथ साथ पौधों, सूक्ष्म जीवों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक जीवन यापन को भी संरक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न जीवन रूपों जैसे कि पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव के संरक्षण में मदद करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक प्रसिद्ध जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा उदाहरण हो गया। दूसरा है प्रश्न दूसरे का खा, इसमें भी अंतर है कि अंतर स्पष्ट करना, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो देखिए, चिड़ियाघर जो है, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य दो अलग अलग प्रकार के वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं। चिड़ियाघर में जानवरों को मानव निर्मित बाड़ों में रखा जाता है, जबकि अभ्यारण्य में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अंतर ये है। फिर है प्रश्न दूसरे का ग, तो संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज में क्या अंतर है। उत्तर हमारा, संकटापन्न वे जंतु होते हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। ठीक है, तो और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे भारतीय शेर, गैंडा आदि इस श्रेणी में आते हैं। और विलुप्त स्पीसीज वो हैं जो वे हैं जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि डायनासोर, ये विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरह। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी का, अगला कारण बताना है कि प्रश्न घा है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो इसका उत्तर है वनस्पति जात का पहला देख लेते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्लोरा कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधों को वनस्पति जात कहा जाता है। उदाहरण है कि पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शाल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन आदि वनस्पति जात हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्राणी जात, जिसको हम फौना कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जानवरों को प्राणी जात कहा जाता है। उदाहरण के लिए पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि प्राणी जात हैं। तो फ्लोरा और फौना में अंतर हो गया। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न तीसरा क्या है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। यानी कि वनों के कटने से, वनों का ह्रास होने से इन चीजों पर जो दे रखे हैं का, जैसे है हमारा वन्य प्राणी, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है हमारा वनोन्मूलन, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होते हैं और
जब वन काटे जाते हैं तो वन्य जीवों को अपना घर खोना पड़ता है, इससे वे संकटग्रस्त हो जाते हैं और उनकी मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। ठीक है। फिर है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का। तो वनोन्मूलन का पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अब पेड़ों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। दूसरा है मृदा अपरदन और बाढ़। ठीक है। तो मृदा अपरदन और बाढ़ होती है तो पेड़ों की कमी से जमीन ढीली पड़ जाती है, जिससे मृदा अपरदन बढ़ता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। फिर है जल चक्र में बाधा। तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि और वनों की कमी से जल चक्र बाधित होता है, जिससे वर्षा पैटर्न प्रभावित होता है। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर तीसरे का गा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र या गांव, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का। तो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वनों की कटाई से मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता कम हो जाती है। मृदा अपरदन बढ़ने से उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल सकती है, जिससे किसानों का जीवन प्रभावित होता है। फिर है इसी का घा, शहर या शहरी क्षेत्र। तो शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, क्योंकि पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। यह शहरों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखे के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। उद्योगों को वनों से मिलने वाले कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हो सकता है। फिर है प्रश्न नंबर तीसरे का पृथ्वी। वनोन्मूलन से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और जलवायु परिवर्तन होता है, और यह जैव विविधता के नुकसान का कारण बनता है और पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है। नेक्स्ट है सी का अगली पीढ़ी। तो अगली पीढ़ी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। अगली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें प्रदूषण, बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते जोखिम के साथ जीवन जीना पड़ सकता है। तो ये इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है चौथा, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। तो क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे, तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ की संभावना बढ़ेगी, भूमिगत जल स्तर नीचे जाएगा, वायु में आर्द्रता घटेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य प्राणी और पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ये कारण हो गया। फिर होगा अगला प्रश्न है कि क्या होगा कि किसी जंतु का आवास बाधित हो। ठीक है। यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो वह आवास की तलाश में इधर उधर भटकेंगे और उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है, जिससे उनकी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। फिर अगला है इसी का गा, मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए यदि। तो क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो भूमि की उर्वरता कम हो जाएगी, भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो सकती है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो इसका का है प्रश्न, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। उत्तर है हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह हमें खाद्य पदार्थ प्रदान करती है और जंतुओं के जीवन यापन के अज्ञात पहलुओं का अध्ययन करने में मदद करती है। फिर है पौधे और जानवर जो कि जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए एक के नष्ट होने से दूसरे का जीवन प्रभावित होगा। यह प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह हमें कई आर्थिक और नैतिक लाभ प्रदान करती है और सौंदर्य मूल्य बढ़ाती है। फिर अगला है पांचवे का, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों। क्योंकि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वन माफिया और अवैध शिकार करने वाले व्यक्ति निजी लाभ के लिए जंतुओं का शिकार कर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इसके आगे, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो भूमि की उर्वरता कम हो जाएगी, भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल। ये तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है यहाँ पे, ये इसको आप क्रॉस कर देना। ठीक है। तो इसका प्रश्न का हमारा जो खा है इसका आंसर यहीं तक था। अब देखते हैं अगला गा प्रश्न। तो कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे। कुछ आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका, भोजन, आश्रय, औषधीय पौधों और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वे अपने जो वन उत्पादों को इकट्ठा करते हैं और उनका उपयोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी का पांचवे का घा, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं। तो वनोन्मूलन के कारण है कृषि विस्तार, शहरीकरण, औद्योगिक विकास, खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता,
लकड़ी और ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई और दावानल यानी कि जंगल की आग। फिर वनोन्मूलन के प्रभाव क्या हैं? तो जैव विविधता का नुकसान और प्रजातियों का विलुप्त होना, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण और जल चक्र में व्यवधान। ठीक है। फिर है पांचवे का डा रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इस वाला प्रश्न बहुत बार आता है। इसका आंसर है रेड डाटा पुस्तक जो है, रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटा वन्य जो इंडेंजर्ड प्रजातियां होती हैं, पौधों और जानवरों दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह पुस्तक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, ताकि उनके संरक्षण के लिए उपाय किए जा सके। ठीक है। फिर है प्रश्न, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो प्रवास जो मिग्रेशन होता है से तात्पर्य है जीवों विशेषकर पक्षियों और कुछ स्तनधारियों द्वारा भोजन, प्रजनन या अनुकूल जलवायु परिस्थितियों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियमित मौसमी आवाजाही से है। यह आवाजाही अक्सर लंबी दूरी की होती है और पर्यावरणीय परिवर्तनों से प्रेरित होती है। फिर है छठवां प्रश्न, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की पूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा। फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई न्याय संगत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियों की आवास की स्थापना हेतु स्थान चाहिए और इसे वनों को काटकर उपलब्ध करवाया जाता है। परंतु ठीक इसी समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वनों से मिलने वाले अन्य लाभों को हम उपर्युक्त मांग को पूरा करते समय खो बैठते हैं। फैक्ट्रियों एवं आवास हेतु वनों की कटाई की न्याय संगतता जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। फैक्ट्रियों और आवास की बढ़ती मांग के कारण जो है वनों की अंधाधुंध कटाई गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय बन गई है। यह रिपोर्ट इस मुद्दे की न्याय संगतता का विश्लेषण करती है और इसके प्रभावों पर प्रकाश डालती है। तो देखते हैं न्याय संगत चर्चा। पर्यावरणीय असंतुलन, वनों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा का खतरा बढ़ जाता है। अगला है सी का जैव विविधता का नुकसान होता है। जैसे वन विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों का घर है, वनों की कटाई से इन जीवों का आवास नष्ट होता है, जिससे जैव विविधता को गंभीर खतरा होता है। तीसरा है जल चक्र पर प्रभाव, पेड़ वर्षा लाने और जल चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की कटाई से वर्षा में कमी आती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चौथा है मिट्टी का क्षरण, तो यहाँ पे पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा है मानवीय आवश्यकताएं बनाम पर्यावरणीय स्थिरता। हालांकि फैक्ट्रियों और आवास मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन इन जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विनाश करना दीर्घकालिक रूप से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम सामने आते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है सातवां, जिसका अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो उत्तर है अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप कई तरह से योगदान दे सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना, पौधों की देखभाल करना, कचरा प्रबंधन करना, जल संरक्षण करना और सामुदायिक भागीदारी में शामिल होना। फिर है इसके बाद क्या कर सकते हैं, पेड़ लगाएं। तो अपने घर के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर, सामुदायिक स्थानों पर, उद्यानों पर पेड़ लगाएं। पौधों की देखभाल करें, अपने आसपास की पौधों को नियमित रूप से पानी दें, उनकी देखभाल करें। कचरा प्रबंधन, तो कचरा प्रबंधन, कचरा इधर उधर ना फैलाएं, कचरा प्रबंधन के लिए उचित उपाय करें। जल संरक्षण है, पानी की अनावश्यकता उपयोग ना करें और जल का संरक्षण के तरीकों का पालन करें। सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय वृक्षारोपण कार्यक्रमों में भाग लें, उनका आयोजन करें। फिर आगे है जागरूकता फैलाएं, अपने दोस्तों और परिवार को हरियाली के महत्व के बारे में बताएं, उन्हें भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है प्लास्टिक की उपयोग कम करें, तो प्लास्टिक का उपयोग कम करके और रिसाइकिल करके हरियाली को बनाए रखने में योगदान दें। तो इस प्रकार ये कुछ सरल उपाय हैं जिनके द्वारा आप अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8वां है वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए।
उत्तर है वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई वर्षा दर को कई तरीकों से प्रभावित करती है, जैसे वाष्पोत्सर्जन में कमी। पेड़ विशेष रूप से जंगल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो है बड़ी मात्रा में पानी को वायुमंडल में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडल में नमी की मात्रा को बढ़ाती है, जो वर्षा के लिए आवश्यक है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, जिससे वर्षा कम होने की संभावना होती है। फिर बादल निर्माण में कमी। अगली अगली हेडिंग है बादल निर्माण में कमी। वायुमंडल में पर्याप्त नमी के बिना बादल नहीं बन पाते हैं। बादल वर्षा के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए वनों की कटाई से बादल निर्माण में कमी आती है और वर्षा कम हो जाती है। फिर अगली हेडिंग है जलवायु परिवर्तन। वनोन्मूलन कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन होता है, जो वर्षा पैटर्न को प्रभावित करता है और वर्षा दर को कम करता है। ठीक है। फिर अगला है हेडिंग है मृदा अपरदन। तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे मिट्टी का अपरदन कम होता है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी का अपरदन बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की जलधारण क्षमता कम हो जाती है और वर्षा जल का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे वर्षा कम होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है 9। तो 9वां प्रश्न है अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत की रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। उत्तर मध्य प्रदेश में 12, हम जैसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में लिखेंगे। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो भारत में किसी भी राज्य से अधिक हैं। ये उद्यान राष्ट्रीय के वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी सूची है इस तरह से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1955 में स्थापित किया गया था। यह बाघ, गौर, बारहसिंगा और अन्य वन्य जीवों का घर है। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, पेंच नदी के किनारे स्थित है। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी विविध स्थलाकृति और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, भारतीय गौर और विभिन्न प्रकार के पक्षी शामिल हैं। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी बाघों और घड़ियालों के लिए जाना जाता है। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह भोपाल शहर के भीतर स्थित है, एक छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है और अपनी ऐतिहासिक महलों और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह सीधी जिले में स्थित है और अपने बाघों और तेंदुओं के लिए जाना जाता है। फिर है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें पौधों की जीवाश्मों का संग्रह किया गया है। ठीक है। फिर अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह धार जिले में स्थित है और डायनासोर के जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है कूनू राष्ट्रीय उद्यान। यह श्योपुर जिले में स्थित है और चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। इसके बाद जो अगला है घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो यह साहेबपुरा के पास स्थित है और जुरासिक काल के पादप जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से भारत के मानचित्र में इनकी स्थिति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को भारत के मानचित्र में आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा जैसे प्रमुख उद्यान राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में स्थित है, जबकि बांधव, संजय और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में स्थित है। इसका मानचित्र आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में दिया गया होगा। फिर प्रश्न नंबर 10वां है हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो कागज की बचत कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। कागज बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है। कागज बचाकर हम वनों की कटाई को कम करने और पेड़ों को बचाने में मदद करते हैं, जो पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। दूसरा कारण है पर्यावरणीय प्रभाव कम करना। तो कागज उत्पादन में ऊर्जा और पानी का उपयोग होता है और इसमें हानिकारक रसायनों का भी इस्तेमाल होता है। कागज की वजह से इन संसाधनों की खपत कम होती है और प्रदूषण भी घटता है। तीसरा, अपशिष्ट कम करना। तो कागज की वजह से कचरे की मात्रा कम होती है और लैंडफिल में जगह बचती है। फिर देखते हैं कि आप निम्नलिखित कार्यों द्वारा कागज की बचत कैसे कर सकते हैं। तो पुनः उपयोग करके, रीयूज करके। तो कागज को दोनों तरफ लिखें या प्रिंट करें। पुराने कागजों का उपयोग रफ
काम या नोट्स बनाने के लिए करें। फिर कैसे कर सकते हैं, रिसाइकिल करके, पुनर्चक्रण करके, कागज को कूड़ेदान में फेंकने की वजह से पुनर्चक्रण के लिए अलग करें। और डिजिटल माध्यम का उपयोग करके जहां संभव हो दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सहेजें, ईमेल भेजें और ऑनलाइन नोट्स लें। फिर आवश्यकता अनुसार प्रिंट करें, केवल तभी प्रिंट करें जब बिल्कुल आवश्यक हो, और सुनिश्चित करें कि आप प्रिंट करने से पहले सामग्री की समीक्षा कर लें। फिर कर सकते हैं पुनर्नवीनीकृत कागज का उपयोग करके। तो पुनर्नवीनीकृत कागज का उपयोग करके नए कागज के उत्पादन में की मांग को कम कर सकते हैं। फिर आखिरी प्रश्न है 11वां, दी गई शब्द पहेली को पूरा करना है, इनके ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं की ओर जो पजल है उसको पूरा करना है। तो पहला है विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक, उसे क्या कहेंगे, रेड डाटा बुक। ठीक है। दूसरा है पौधे जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं, तो इसको क्या कहेंगे, जैव विविधता। फिर बाईं से दाईं ओर हमें देखना है पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तो उसे है जैव मंडल, बायोस्फीयर। विलुप्त स्पीसीज को संकटापन्न स्पीसीज कहेंगे, और एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज को विशेष क्षेत्रीय कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 5 पौधों और जो जंतुओं का संरक्षण है, ये पार्ट हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ कल की क्लास में।